नमस्कार। आज की टॉपिक है लेनिन की नवीन आर्थिक नीति। साथ ही साथ उसमें ये जानेंगे कि लेनिन की नवीन आर्थिक नीति से रूस को क्या लाभ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक साम्यवाद के असफल होने पर सरकार के सामने फिर एक आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे बोल्शेविक यह निर्णय निकालते हैं कि किसानों को परिवर्तित करने की अपेक्षा उसकी नीति को ही बदल डालते हैं। अतः लेनिन जो है 1921 ईस्वी में एक आर्थिक नीति की घोषणा करते हैं, जिसे नवीन आर्थिक नीति अर्थात इकोनॉमिक पॉलिसी कहा गया। लेनिन द्वारा प्रारंभ की गई इस आर्थिक नीति के अपने कुछ उद्देश्य थे, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं के अनुसार समझ सकते हैं। उनका पहला उद्देश्य था उत्पादन को बढ़ाने वाले कार्यक्रम को लागू करना, दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, तीसरा जनता की भलाई करना और चौथा रूस के किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाकर उसमें व्याप्त असंतोष को दूर करना, साथ ही मजदूर वर्ग को प्रोत्साहित कर रूसी क्रांति को सशक्त बनाना। लेनिन द्वारा नवीन आर्थिक नीति को लागू करने के उद्देश्य से कुछ कार्यक्रम लागू करते हैं, जो इस प्रकार है। नई कर प्रणाली के द्वारा आर्थिक स्थिति के अनुसार कर को तय कर लिया गया और साथ ही साथ राजकीय तथा सहकारी व्यापार को भी प्रोत्साहित किया गया। छोटे उद्योगों को उद्योगपतियों के अधीन ही रहने दिया गया और श्रमिकों को नियुक्ति के लिए रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई, जहां से उन्हें उनकी योग्यता अनुसार काम दिलाया जाता था। और कृषक सहकारिता को भी प्रोत्साहित किया गया तथा किसानों को वेतनभोगी श्रमिकों को रखने की नीति प्रदान की गई। इसके अलावा इस प्रकार लेनिन ने अपनी इस नीति के द्वारा रूस की आर्थिक व्यवस्था को एक नया रूप प्रदान किया। लेनिन की इस नवीन आर्थिक नीति से रूस को काफी लाभ हुआ। इस नीति ने मजदूर वर्ग तथा किसानों के आर्थिक गठबंधन को मजबूत बनाया, उत्पादक शक्तियों को समाजवादी दिशा प्रदान की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की भूमिका तैयार की तथा रूसी शासन को सुदृढ़ बनाया। इस नीति से यातायात, वैदेशिक व्यापार, उद्योग, कृषि, प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में बेहिसाब उन्नति हुई। कहा जाता है कि लेनिन की इस आर्थिक नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि रूस का आर्थिक पुनर्निर्माण करना था। सच्चाई यह भी है कि इस नीति के द्वारा खेती का फिर से उद्धार हुआ। इसके साथ ही इस नीति के अंतर्गत किसानों को दी गई सुविधाओं के कारण खेती की स्थिति में पूर्व की अपेक्षा काफी विकास हुआ। विदेशों से भी खेती के मशीनों तथा विभिन्न उपकरणों का आयात कर खेती के उत्पादन को बढ़ाया गया। फलस्वरूप रूस में कृषि क्षेत्र में 1921 ईस्वी की अपेक्षा 1927 ईस्वी तक 1.5 गुना हो गया। 1921 ईस्वी में लेनिन ने अपने मित्र क्रिजानोव्स्की को राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। चूंकि वह एक प्रसिद्ध ऊर्जा इंजीनियर था, इसलिए उसके प्रयोगों से अनेक बिजली घरों का निर्माण किया गया। फलस्वरूप बड़े बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों का विकास भी तेजी के साथ हुआ। यही नहीं, उत्पादन बढ़ाओ आंदोलन चला, जिससे उत्पादन में बेहिसाब वृद्धि हुई, जिसमें सरकार की नीति से प्रोत्साहित श्रमिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे रूस की सर्वोच्च राष्ट्रीय अर्थ परिषद के अध्यक्ष दजेरजिस्की ने श्रमिकों की प्रशंसा करते हुए अपने आपको नहीं रोकते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमारे मजदूरों तथा किसानों द्वारा दिखाया गया यह पराक्रम युद्ध के मोर्चों पर दिखाए गए पराक्रम से किसी भी प्रकार का अलग नहीं है। इनकी कुछ आलोचना भी की जाती है। लेनिन की आर्थिक नीति की आलोचना करते हुए आलोचकों ने अपने आप को पीछे नहीं रखा। लेनिन की इस नवीन आर्थिक नीति की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि लेनिन की नई आर्थिक नीति से रूस को जहां काफी लाभ हुआ, वहीं उससे के सामने बहुत से संकट भी उत्पन्न हुए। इस संकटों में मुख्य है ईंधन संकट, बिजली संकट और कृषि संकट। जिस समय नवीन आर्थिक नीति को लागू किया गया, उस समय रूस में ईंधन संकट मौजूद था। इसको दूर किए बिना उद्योगों का विकास संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में रूस की सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए हर संभव कार्यों को करते हुए 1922 ईस्वी तक इस संकट को दूर भी कर दिया। दूसरा संकट बिक्री से संबंधित हुआ। यह संकट यूं ही नहीं उत्पन्न हुआ, बल्कि यह संकट कार्यशील पूंजी के अभाव के चलते और बिक्री के लिए तैयार वस्तुओं के भंडार हो जाने के चलते उत्पन्न हुआ। इस समय कच्चे माल को खरीदने के लिए धन की जरूरत थी। दूसरी ओर बने हुए माल का भंडार अधिक होने के कारण शहरों और गांवों के बीच आर्थिक संतुलन न होना था। इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने शहरों तथा गांवों के बीच आर्थिक संतुलन को सुधारा। सरकार के वितरण प्रणाली में भी सुधार किए। इसके अलावा ये अत्यंत महत्वपूर्ण और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष को बंद कर दिया। इस प्रकार यह संकट भी समाप्त हो गया। इसी समय रूस में कृषि संकट उत्पन्न हो गया, जिसके मूल में बिक्री संकट ही था। बिक्री संकट के चलते औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में काफी गिरावट आई थी। इसके विपरीत कृषि संबंधित
वस्तुओं के मूल्य अधिक हो गए। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में विषम स्थिति पैदा हो गई। चूंकि संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनों में संतुलन बना रहना जरूरी है, इसलिए सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने पड़े। जब अन्य सभी प्रयास असफल हो गए तो स्टालिन ने राशनिंग के द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण कर इस संकट को समाप्त कर दिया गया। आलोचकों द्वारा की गई आलोचना के बावजूद लेनिन की नवीन आर्थिक नीति 1927 ईस्वी तक चलती रही। इस समय से 1927 ईस्वी तक रूस में जो आर्थिक पद्धति चलती रही वो संकट योजना थी। वो न तो समाजवादी थी न पूंजीवादी, बल्कि इन दोनों के बीच की थी। वह नई आर्थिक नीति के तथा आरंभ किए गए सभी सुधारों के सीमा तक वास्तविक समाजवादी पद्धति से अलग थी। वह पूंजीवादी स्वरूप से इसलिए भिन्न थी कि उसमें आर्थिक मामलों में, खासकर विदेशी व्यापार में, शासकीय अंतर्निहित था। लेनिन ने अपनी इस नवीन आर्थिक नीति के द्वारा अपनी इस घोषणा को सत्य साबित करने का प्रयास किया। क्रांति के तुरंत बाद उसने कहा भी था, वी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड on the ruins we will build our temple. It will be temple for the happiness of all. धन्यवाद।